हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या नीतीश सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाएगी, क्या यहां खेला हो जाएगा, क्या सरकार बदल सकती है। जी हां, सरकार बदलने की संभावनाएं दिख रही हैं। मैं आपको विधानसभा में पार्टियों के सीटों का अंकगणित समझाऊंगा। नीतीश कुमार की इस समय की कमजोरी क्या है, बीजेपी की इस समय की कमजोरी क्या है, और इस समय इंडिया यानी कि वहां जो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन है उसकी असली ताकत क्या है, क्यों इंडिया वहां सत्ता में आ सकती है जिसकी पूरी संभावनाएं वहां दिख रही हैं। ऐसा कैसे संभव है, मैं आपको इस पर पहले विधानसभा सीटों के आधार पर चर्चा करूंगा, फिर राजनीतिक समीकरणों को मैं बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है। 243 सीट में जो जादुई आंकड़ा है वो 122 सीट का नहीं है दोस्तों, बल्कि 123 सीट का है। 123 सीट का क्यों होता है? क्योंकि जो विधानसभा स्पीकर बन जाता है वो वोट नहीं दे पाता। उसके वोट न दे पाने के कारण टोटल सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। तो 122 तो बहुमत है प्लस एक स्पीकर, यानी कुल 123 लोग चाहिए। अगर 123 विधायक किसी गठबंधन के पास या दल के पास हैं तो वह न्यूनतम मेजॉरिटी में है, न्यूनतम सबसे कम से कम की मेजॉरिटी में, थिन मेजॉरिटी। और ये बिहार विधानसभा में बीजेपी के 78 एमएलएज, जेडीयू के 45 विधायक, ये दोनों मिलाकर इस जादुई आंकड़े को छू ले रहे हैं, 123 हो जा रहे हैं। अब अगर इसमें से एक को स्पीकर बना देते हैं तो भी बहुमत का जो सबसे न्यूनतम आंकड़ा है 122 वो इनके पास है। यानी अगर अंकगणित के हिसाब से देखें तो एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू केवल ये दो मिलकर ही सरकार वहां बनाने में सक्षम हैं। इंडिया के पास इस समय 114 विधायक हैं, जिसमें 79 आरजेडी के, 19 यानी 19 इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के, और कम्युनिस्ट पार्टियों के कुल मिलाकर के 12 धन 2 16 विधायक। इस तरह से कुल 114 विधायक इस समय इंडिया के पक्ष में हैं। हम इन विधायकों की बात करें, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, 4 विधायक, एक मजलिस करके वहां पार्टी है जिसमें एक निर्दलीय है, तो कुल 6 विधायक ये हैं। अभी इन 6 विधायकों में से 5 विधायक इधर हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल को जो विधायकों की सूची दी थी उसमें 128 विधायक आपको दिखाई दे रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे 6 विधायक इधर आ भी जाएं तो भी 120 ही होगा, और इसमें से एक हैं स्पीकर तो 119, तो बहुमत के आंकड़े से ये सबके बावजूद भी दूर है। यानी सरकार वहां बन पाए इंडिया की, इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी या जेडीयू के कुछ विधायक इस्तीफा दें। जी हां, इस्तीफा दें। अब बीजेपी में ऐसी संभावना तो दिख नहीं रही है, जेडीयू में ऐसी संभावना है। तो इन संभावना के कारणों पर हम चर्चा करते हैं, फिर बताएंगे कि ऐसा कैसे संभव है। इस संभावना का सबसे पहला कारण है वर्तमान में नीतीश कुमार की सबसे कम विश्वसनीयता। अगर भारत के सभी नेताओं के बारे में इस समय सवाल कर दिया जाए जनता से कि सबसे कम विश्वसनीय कौन है, तो इस समय 1 नंबर पर कोई नेता अगर है तो वो नीतीश कुमार हैं। जब से इन्होंने इधर से पाला बदल के दूसरे तरफ से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यह मान लिया गया है कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि नेता तो ऐसा करते ही रहते हैं। जी नहीं, इस समय 2024 का चुनाव जब सिर पर है, सामने है, दिखाई दे रहा है, और भारत में एकदम 2 तरह की तलवारें खिंच गई हैं, मनुवादी, संविधानवादी, संविधान के दुश्मन और संविधान के समर्थक। इस तरह से पहली बार मुद्दा बन रहा है। आप माने न माने, अभी दिखे न दिखे, कुछ दिन में दिखने लगेगा। मैं तो ये मान रहा हूं कि संविधानवादी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता भी इस तरह से 2 ध्रुव में बटी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार का जो मतदाता वर्ग है वह तुलनात्मक रूप से संविधानवाद के पक्ष में ही खड़ा दिखाई देगा। लेकिन नीतीश कुमार चले गए हैं दूसरे खेमे में।
तो उनका मतदाता वर्ग असहज हो गया है। बिहार में जाति जनगणना और सरकारी नौकरी का जो मुद्दा उठा है, जो सफलतापूर्वक संचालित संपादित हुआ है, वह वहां के सरकार को बहुत लोकप्रिय बना रहा था। जो नीतीश कुमार और आरजेडी यानी तेजस्वी की मिली सरकार थी, कांग्रेस की मिली हुई सरकार थी। अब जब नीतीश कुमार उसमें से हट गए हैं तो उस सरकार के जितने भी अच्छे कार्य थे, जिन कार्यों का उस समय बीजेपी ने विरोध किया था, उन सभी कार्यों का श्रेय चला गया आरजेडी और कांग्रेस के हक में, यानी इनके पक्ष में। तो जनता इनके पक्ष में है। और यहां अभी दो चुनाव सामने हैं, एक है राज्यसभा का और दूसरा है लोकसभा का। दो चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां जेडीयू सबसे कम विश्वसनीय नेता वाली पार्टी बन गई, सबसे कम विश्वसनीय नेता वाली पार्टी बन गई, वहीं दूसरी तरफ सर्वाधिक लोकप्रिय बन गया इंडिया गठबंधन। वहां बीजेपी जहां है अभी वही मान लेते हैं। अब अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। आप सब ये जानते हैं कि जेडीयू के नेता और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री एनडीए से जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले सदन में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रति बहुत ही सामंती भाषा का प्रयोग किया था। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में बोलते हुए बहुत फूहड़ बातों का प्रयोग किया था। तो इससे दो बातें निकल कर आती हैं कि क्या नीतीश कुमार जी ये सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किधर फैसला लेना है, यानी अब उनके विधायकों में उनके प्रति वो आस्था नहीं रह गई है जो पहले कभी हुआ करती थी। विधायकों को ये लगने लगा है कि इनको जब जो मन में आ रहा है वैसे कर दे रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। तो ये विधायक अपना भविष्य अगर देखेंगे तो जनता के मुद्दे के साथ चलें तो जनता का मुद्दा जातिगत जनगणना और सरकारी नौकरी के साथ है, सामाजिक न्याय और संविधान के साथ है जनता का मुद्दा। और अगर अपने खुद की बात करें तो यहां से अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो तत्काल उनको राज्यसभा में जाने के लिए यह गठबंधन पेशकश कर सकता है। अगर इनके 5 विधायक कम कर दिए जाएं तो इतने सब भर से ही सरकार गिर जाएगी। 5 विधायकों में से कुछ को लोकसभा और कुछ को राज्यसभा के लिए आसानी से प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके अलावा एक और समीकरण है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इस समय बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? आरजेडी के इस समय बिहार विधानसभा स्पीकर हैं, जो किसी भी कीमत पर जिस तरह से शक्तियों का प्रयोग और दुरुपयोग का खेल हम देखते हैं वो इनके पक्ष में ही फैसला लेंगे, इनके पक्ष में तो नहीं लेंगे। तो अगर कोई 2-4 विधायक एब्सेंट भी हो गए बहुमत के दिन तो भी उनकी सदस्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक विधानसभा स्पीकर फैसला न ले लें, और स्पीकर के फैसला लेने में वक्त लगेगा। जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने कई वर्ष का समय लगाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कभी हुआ करते थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने 2003 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनवाई थी। बीएसपी के विधायकों के टूट के बावजूद भी उन्होंने उनको अयोग्य घोषित नहीं किया, पूरा कार्यकाल बिता दिया था। तो इस तरह के कारनामे हम लोग स्पीकरों के देखते हैं। अगर वैसी ही शक्ति का प्रयोग चौधरी साहब भी कर दिए, आरजेडी के जो कोटे से स्पीकर हैं, तो यदि इनमें से कुछ विधायक हट भर जाएंगे तो विधायकी भी बची रहेगी, लेकिन फ्लोर पर टेस्ट हार जाएंगे ये। तो यह सब कुछ ऐसी समीकरण दिख रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि यदि ये लोग हट जाएं तो सरकार गिर सकती है। अब सवाल यह है कि HAM हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी क्यों हटेगी? इनके हटने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ये यहां पर 2 मंत्री पद मांग रहे हैं, जबकि वो 2 मंत्री पद नहीं मिला है। लेकिन देखिए दोस्तों, राजनीति जो है बाजार की तरह चलती है। जैसे बाजार में किसी सामान की अगर मांग बढ़ गई तो उसका दाम बढ़ जाता है, और यदि किसी सामान का आवक ज्यादा हो गया, मांग कम हो गई, तो दाम गिराना पड़ता है। ये बहुत सिंपल फार्मूला है बाजारों का। ठीक यही फार्मूला इस समय बिहार में चल रहा है। महज 4 विधायकों वाली पार्टी इन दोनों ही गठबंधनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि यह तो कह रहे हैं आप आइए हम आपको सीएम बनाएंगे। तो जब ये इनको सीएम बनाएंगे और ये इनको 2 मंत्री नहीं दे रहे हैं,
तो क्या ये इनसे केवल 2 मंत्री मांगकर ही संतुष्ट हो जाएंगे? जी नहीं। जैसे इनसे ये 2 मंत्री मांगेंगे, आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव का समीकरण है उसमें भी ये मांगेंगे, राज्यसभा में भी मांगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे ये सौदेबाजी करते रहेंगे। उधर भले बिहार विधानसभा में कुछ पार्टियों के पास कोई सीट नहीं है, लेकिन वो जनता में पकड़ रखती हैं, जिनमें रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति के दोनों ही गुट हैं, चाहे पशुपति पारस का गुट हो या रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी गुट हो। उसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये सारी पार्टियां अभी तक एनडीए कोटे में हैं। जेडीयू के यहां जाने से लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है उसमें उनकी भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे में वो पार्टियां दबाव बनाने के लिए इधर जाएंगी। जब वो इधर जाएंगी तो जेडीयू के जो विधायक यहां से हटेंगे, उनको ये पूरा विश्वास होगा कि इस कोटे से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव जीत सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के सबसे कम विश्वसनीयता वाली जो पार्टी इस समय जेडीयू हो गई है, उसकी वजह से इस सरकार को खतरा है। नीतीश कुमार की सरकार कभी भी वहां गिर सकती है। वो इतनी कम बहुमत पर चल रही है कि यहां से अगर 5 विधायक कम हो जाएंगे, जिनकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, क्योंकि पार्टी अपने मतदाता वर्ग की भावनाओं के खिलाफ काम करती दिख रही है। देखिए, यह सच है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े थे, तो आप कह सकते हैं कि सर मतदाता कहां से नाराज होगा। लेकिन जो इधर 2020 से 2024 तक के दौरान जो हुआ है बिहार में और पूरे देश में, उसमें मतदाता वर्ग एकदम से डिवाइड हो गया है। और ऐसे में जेडीयू का जो कोर मतदाता है वो अब इस तरह के पक्ष में नहीं है कि संविधान को खतरा में डालने वाली सरकार के साथ या पार्टी के साथ वो खड़े रहें, यानी वे वहां से खिसक सकते हैं। इसी बात की संभावना इनके विधायकों को दिखाई देगी। नीतीश जी को भले न दिखाई दे, इनके विधायकों को दिखेगी कि यहां अब इनका बने रहना बहुत सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में यहां टूट होने की संभावना है। दल बदल कानून के मुताबिक जब तक 2/3 विधायक नहीं टूटेंगे तब तक उसको नए दल की मान्यता नहीं मिल सकती। लेकिन जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा है, बहुत छोटा सा गुट टूटा है, फिर भी उसको मान्यता मिली। कैसे मिली? क्योंकि स्पीकर ने पद का दुरुपयोग किया। अगर उसी नजीर पर यहां आरजेडी के स्पीकर चौधरी साहब फैसला लेने लगेंगे तो किसी के पास ये कहने का अवसर नहीं रहेगा कि ये जो टूट हो रही है जेडीयू में वो असंवैधानिक है, क्योंकि तत्काल का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का है। उसी का अगर अनुगमन कर दिए और जेडीयू के कुछ भी विधायक, 10 विधायक, 5 विधायक, 8 विधायक अगर टूटकर नया दल बनाते हैं और उनको ये मान्यता देते हैं, तो इस पर उसी तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे जैसा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के निर्णय पर निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने, आपने देखा कि शिवसेना के टूटे हुए दल को शिवसेना शिंदे गुट करके एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पार्टी है, असली सारा दारोमदार इनके हाथ में है, क्योंकि इन दोनों लोगों का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये जिधर सरकार रहेगी उधर ये चले जाएंगे। इस समय की पोजीशन ये है कि अगर ये लोग इधर आ जाएं, इनके आने की संभावना 2 कारणों से, आप कहेंगे सर क्यों है संभावना? इनके आने की संभावना 2 कारणों से दिखाई देगी। इनको एक तो यहाँ सीएम पद मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात कि इस समय जो बिहार में सामाजिक समीकरण, जो राजनीतिक आहट, जो जनता की आवाज दिखाई दे रही है, वो इनके पक्ष में है, न कि इनके पक्ष में। इसलिए टूट अब इधर से होकर इधर जाएगी। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देना है, वह है कि फरवरी में ही मोदी सरकार संसद सत्र समाप्ति के बाद चुनाव में चली जाएगी, यानी उसकी जो राजनैतिक संवैधानिक शक्ति है उस पर रोक लग जाएगी। अब वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे पहले शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग, जो भी आप देखते रहे हो, कहते रहे हो, मानते रहे हो, आपको लगता रहा हो, वो ऐसा अब नहीं कर पाएगी। तो ये जो बफर टाइम मिलेगा, इस टाइम में बिहार की विधानसभा में कोई खेल हो जाए तो इसको लेकर कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। सारा दारोमदार इन्हीं के विधायकों के
अपनी पार्टी के साथ बने रहने या उससे बगावत करने पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।